नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में नई सरकार बन गई है। जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने जिन्हें पलटू राम कहा, आज उन्हें सत्ता के लिए अपना राम बना लिया। 22 जनवरी तक हर तरफ गाने बज रहे थे, राम आए हैं। 23 जनवरी से दूसरा गाना बजने लगा, पलटू राम आए हैं। भारत की राजनीति में राम पहले भी आ चुके हैं, आया राम गया राम बनकर, मगर इन दिनों पलटू राम बनकर विचरण कर रहे हैं। लोग आहत हैं कि नीतीश कुमार पलट गए। गोदी मीडिया को भी स्वागत करना पड़ रहा है। पूरे दमखम से राम आए हैं का स्वागत करने में लगा था। अब पलटू राम के लिए बचाव करना होगा। दरअसल गोदी मीडिया नीतीश कुमार के बहाने एक और शख्स को पलटू राम कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उनसे पूछ नहीं पा रहा कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप पलट पलट कर नीतीश के पास चले जाते हैं। नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने आज नीतीश कुमार को गले लगा लिया। इस पूरे खेल में पलटू राम केवल नीतीश कुमार कहे जा रहे हैं, मगर ठीक से देखिए तो दो दो पलटू राम नजर आएंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में सरकार पलट देने वाले, राजस्थान में सरकार तोड़ने की कोशिश करने वाले, ईडी का डर दिखाकर दूसरे दलों के विधायकों और सांसदों को पलट देने वाले नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को देखते ही पलटी क्यों मारने लग गए। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा को तो किसी ने पलटू राम नहीं कहा। वे तो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी ने पलटू राम नहीं कहा, जिन्होंने अपनी ही पार्टी तोड़ दी और मोदी कैबिनेट में मंत्री हो गए। एकनाथ शिंदे को किसी ने पलटू राम नहीं कहा, जिन्होंने अपनी पार्टी तोड़ दी, उसके नेता को ही बाहर कर दिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस को किसी ने पलटू राम नहीं कहा, जो मुख्यमंत्री थे मगर सत्ता के लिए शिवसेना से पलट कर आए। एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी हो गए। बिहार में आरजेडी से निकलकर बीजेपी में आए सम्राट चौधरी को किसी ने पलटू राम नहीं कहा। बीजेपी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आज की बीजेपी को उठाकर देखिए, दूसरे दलों खासकर कांग्रेस से पलटी मारकर कितने ही नेता आए हुए मिलेंगे। बीजेपी में इनकी तरक्की देखकर बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता और नेता रोज अपने अरमानों को लेकर पलटा पलटी करते होंगे, मगर पलट कर कहीं नहीं जा पाते हैं। उन्हें पता है कि जिस ईडी के डर से कांग्रेस और दूसरे दल के लोग पलटी मारकर बीजेपी में आ जाते हैं, अगर बीजेपी से पलटी मारी तो ईडी का भूत उन्हें धर लेगा। मगर इतने सारे पलटुओं को पलटाकर अपनी पार्टी में लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ने पलटू राम क्यों नहीं कहा? एनडीए को किसी ने पलटुओं का गठबंधन नहीं कहा? अगर जिनके दल में और गठबंधन में पलटुओं की इतनी तादाद हो, जिनके पास पलटुओं की कमी ना हो, वे एक और पलटू राम को गले लगाने क्यों दौड़ पड़े? किसी ने क्यों नहीं पूछा? नीतीश कुमार अगर पलटू राम हैं तो नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी थी कि राम के आने के 24 घंटे के भीतर पलटू राम से हाथ मिलाने चले गए? अयोध्या में तो नरेंद्र मोदी ऐलान कर रहे थे कि कोई काल चक्र घूमा है। यही काल चक्र घूमा है कि राम आए हैं कि गाना बंद कर पलटू राम आए हैं बजने लगा है। जिस इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री मोदी ने ही घमंडिया कहा, उसके गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में ले आए। तो ऐसा नहीं है कि इस खेल में एक ही पलटू राम हैं, कई पलटू राम हैं। आप कह सकते हैं कि दो बड़े पलटू राम भी हैं। आखिर क्या बात है कि सरकारें तोड़ लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह नीतीश के सामने नतमस्तक हो जाते हैं? क्या ये दोनों नीतीश को देखते ही अपनी विचारधारा भूल जाते हैं? तेजस्वी से लड़ने के लिए ईडी और नीतीश से नहीं लड़ पाए तो उनके साथ गठबंधन। भारत की राजनीति में पलटू राम का मुहावरा नीतीश के लिए कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ठीक से देखिए तो नीतीश अपनी जगह पर स्थिर हैं, वे कहीं नहीं पलट रहे। उनकी कुर्सी फिक्स है, उस कुर्सी से इस्तीफा देते हैं, कुछ घंटे के भीतर शपथ लेकर फिर उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पलट रहे हैं वो लोग जो उनके साथ कुर्सी की मलाई खाने के लिए दौड़े चले गए। नीतीश कुमार अगर सिद्धांत विहीन हैं तो उन्हें पानी पी पी कर कोसने वाली बीजेपी क्या है? बीजेपी ने कम पलटू राम नहीं कहा, नीतीश को मानसिक रूप से बीमार तक कहा गया। मगर सवाल बीजेपी से नहीं हो रहा, केवल नीतीश कुमार से हो रहा है। जो बीजेपी दंभ भरती है कि उसकी राजनीति विचारधारा और राष्ट्रवाद पर आधारित है,
वह भी जातिवाद की गोटियां सबसे पहले फिट करती है। बीजेपी ने सीधे चुनाव में जाकर जनादेश हासिल करने का साहस नहीं दिखाया, बल्कि राज्यपाल को समर्थन पत्र देने चली गई। पलटी बीजेपी ने भी मारी है, मगर बीजेपी को किसी ने पलटू राम नहीं कहा। उसके नेता जब नीतीश कैबिनेट में जाएंगे तो क्या वहां केवल नीतीश कुमार पलटू राम कहलाएंगे? कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार पलटे हैं या उनकी सरकार पलट दी गई है। भीतर का किस्सा मालूम नहीं, बाहर कहानियां तैराई जा रही हैं। अगर दूसरे राज्यों में ईडी से लेकर तमाम एजेंसियों की भूमिका हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती? और सवाल है कि आज तक बिहार में ईडी से लेकर आईटी ने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और खासकर नीतीश कुमार के सचिवालय में छापे क्यों नहीं मारे? भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई होती है वो लालू परिवार के ही खिलाफ क्यों होती है? नीतीश ने अपनी पार्टी की राय सुन ली, फैसला कर लिया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? नीतीश कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी भी कहती थी एनडीए के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। फिर दोनों का मिलन क्यों हुआ, कैसे हुआ? नीतीश ने मीडिया से बात की, मगर बीजेपी का नाम नहीं लिया। पुरानी पार्टियां कहा, नाम तो आरजेडी का भी नहीं लिया। इधर और उधर के सहारे अपनी बात बताते रहे। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है, क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। आपकी हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री से बात की सर, आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और फिर जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। नीतीश के बयान में कोई कारण नहीं, बस उन्हें कुछ कह दिया गया और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसा लगता है कि इसके पीछे किन्हीं अदृश्य ताकतवर शक्तियों का हाथ रहा होगा जो सत्ता छीनकर अपने पाले में ले आई हैं। दरअसल नीतीश ने 1.5 साल पहले भी इसी तरह की बात की थी कि पार्टी के लोग कह रहे थे, सबसे राय ले रहे थे, सब कोई कह रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन ठीक नहीं है और राजद में चले आए।
कम से कम उनकी ईमानदारी ही है कि वे गठबंधन तोड़ने के कारण नहीं बदलते हैं, केवल गठबंधन का दल बदल देते हैं। 8 अगस्त 2022 का यह वीडियो है। उस दिन इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार सीधे राबड़ी देवी के घर गए। पीछे राजद का बैनर आप देख सकते हैं। वहां उन्होंने भाषण दिया, कहा कि 2017 में गठबंधन तोड़ने के लिए अफसोस हो रहा है। वहां से फिर सभी विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री आवास गए। राजद के एक नेता ने पूछा है, क्या नीतीश ने इसी तरह बीजेपी से माफी मांगी है और बीजेपी के लोग क्यों दौड़े दौड़े नीतीश कुमार के पाले में चले जा रहे हैं? जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही ख़त्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। बिहार की मौजूदा राजनीति को आप किसी भी कोने से नहीं समझ सकते। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, मगर कोई यह नहीं समझा पा रहा कि बीजेपी के खिलाफ देश भर में मोर्चा बनाने निकले नीतीश को बीजेपी ने क्यों स्वीकार किया। क्या बीजेपी कभी नाराज नहीं हुई? नीतीश को जाना था और बीजेपी को साथ आना था। इंडिया गठबंधन मोदी से लड़ने के लिए बना था। गठबंधन के भीतर कांग्रेस से सम्मान पाने के लिए नहीं, सबको अपनी अपनी जमीन पर लड़ना था, मगर नीतीश ने अपना मैदान ही बदल दिया। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने, कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया। दरअसल 2024 के लिए राजनीति जनता के मैदान में नहीं तय होगी, बंद कमरे में तय होगी। बंद कमरे में किसी की गर्दन पकड़ी जा रही है तो किसी का गला दबाया जा रहा है। बिहार में असल में क्या हुआ, इसकी सटीक सूचना किसके पास है? जिसके पास है, क्या वो कह पाएगा? मगर जो दिख रहा है वो उसी पैटर्न का हिस्सा है जो 10 साल में मंदिर का रूप ले चुका है। गठबंधन में दिक्कतें तो शुरू से थीं, मगर इनके साथ आने से बीजेपी परेशान हो गई थी। उसने इंडिया को घमंडिया कहना शुरू कर दिया। इंडिया नाम से ही चिढ़ हो गई तो भारत कहने लगे। अब उसी इंडिया के संयोजक बीजेपी के पाले में हैं। उम्मीद है बीजेपी के नेता अब इंडिया को घमंडिया नहीं कहेंगे और भारत के साथ साथ इंडिया बोलने लग जाएंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था कि विपक्ष के हर दल की अपनी समस्या है?
क्या इस गठबंधन में केवल कांग्रेस अहंकारी थी, बाकी दल विनम्रता के पुजारी बनकर गठबंधन में बैठे थे? नीतीश कुमार ने तो मुंबई की बैठक के बाद मीडिया को आजादी दिलाने का वादा कर दिया था कि नई सरकार बनेगी तो लिखने बोलने की आजादी मिलेगी। अब खुद नीतीश उस बीजेपी में चले गए हैं जिससे वो मीडिया को आजादी दिला रहे थे। भी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। अब मीडिया की आजादी को लेकर नीतीश कुमार क्या कहेंगे? नेता मुद्दों को लेकर दल और गठबंधन बदलते रहते हैं। क्या वे बीजेपी से कहेंगे कि गोदी मीडिया को आजादी चाहिए? गोदी मीडिया के पत्रकारों ने 10 साल से मोदी सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। दरअसल इस राजनीति में कहने के लिए अब कुछ भी नहीं। कई लोगों ने पुराने बयानों को लेकर आज से कल में 50 बार दोहरा दिया सोशल मीडिया पर। अगस्त 2022 में भी उन बयानों को दोहराया गया था। कर्पूरी ठाकुर की सरकार जनसंघ ने गिरा दी। जनसंघ की जगह बनी बीजेपी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार से सरकार अपने हाथ में ले ली। उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी के पाले में आ गए। 22 दिसंबर 2023 को सुशील मोदी का एक बयान है, यह उन्हीं की तरफ से जारी प्रेस रिलीज की तस्वीर है। सुशील कुमार मोदी की तरफ से जारी बयान में लिखा है कि उद्घोषिका से नीतीश कुमार के व्यवहार ने फिर जाहिर की उनकी यौन कुंठा। विज्ञप्ति में आगे सुशील मोदी ने कारण लिखा है कि सदन में माफी मांगने के बाद भी वाणी आचरण पर सीएम का नियंत्रण नहीं है। जदयू ने नेता नहीं बदला तो लज्जित करने वाली बड़ी घटना संभव है। इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इस स्तर के आरोप नीतीश पर सुशील मोदी लगा रहे थे, बीजेपी के नेता लगा रहे थे। क्या उन लोगों ने इसके बारे में नीतीश कुमार को नहीं बताया होगा कि जो लोग यह बता रहे थे कि राजद के खेमे में क्या क्या हो रहा है? नीतीश कुमार पर यौन कुंठा का आरोप लगाने वाले सुशील मोदी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अब स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे आदर्शों और विचारधारा पर चलते हुए इस्तीफा देने जा रहे हैं, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो पलटू राम को आप बिहार की राजनीति में ठीक से पहचानिए। नीतीश कुमार जिस बीजेपी को किनारे लगाने चले गए थे, वही बीजेपी पलटकर उनके कंधे पर सवार हो गई है। पुरुषार्थी होगा, बिहार के जन जन में प्रेम मोहब्बत होगी, सभी मिल्लत के साथ रहेंगे और जय श्री राम का नारा लगाइए। श्री सीताराम, श्री सीताराम। अभी तो हमारे अभी एनडीए की बैठक होने जा रहा है, एनडीए का बैठक होने जा रहा है, उसमें तय होंगे। पगड़ी खोलेंगे कि नहीं यार? राज आ गया आप लोग कह रहे हैं। हाँ, राम राज आ गया है। राम राज आ गया है क्या? एकदम रामलला विराजमान हुए, सबको सद्बुद्धि सदमति आई है। अब देखिए एक साथ हम लोग जो है नया अध्याय बिहार का विकास की अध्याय लिखने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर मुख्य आदरणीय विनोद कांबले जी और
दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इन सब के बीच लल्लन सिंह का क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर कितना हमला बोला। लल्लन सिंह जरूर हंस रहे होंगे, क्योंकि राजनीति में जो लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं वो रोना भूल जाते हैं, उनके भीतर की करुणा समाप्त हो जाती है। अब लल्लन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए, देखिए वे किस तरह से पलटी मारते हैं और गठबंधन का स्वागत करते हैं। अब कैसे बीजेपी की तारीफ करते नजर आएंगे। लल्लन सिंह अपने पुराने वीडियो को डिलीट करने में लगे होंगे, मगर ये कोशिश बेकार होगी। मुझे लगता है कि वे भी मस्त होंगे। जब मोदी नीतीश को गले लगा सकते हैं तो लल्लन सिंह मोदी से गले क्यों नहीं मिल सकते। जिस जीतन राम मांझी का अपमान नीतीश कुमार ने विधानसभा में कर दिया अभद्र शब्दों से, उन्होंने झट से समर्थन दे दिया। विधानसभा में तब नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया था। जीतन राम मांझी ने बाद में कहा कि वे नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत करेंगे और मांग करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अब उन्हें सरकार उनकी बनवा रहे हैं। आज वही मांझी नीतीश के साथी हो गए। इस मौके पर हम नवंबर 2023 की विधानसभा कार्रवाई का ये अंश दिखाना चाहते हैं। ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण अब बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में। हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। 2014 से 24 के बीच नरेंद्र मोदी की पकड़ हर तरफ बढ़ी है, उनका प्रभाव भी बढ़ा है, मगर बिहार में वे यूपी नहीं बना सके, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। बिहार में अपने दम पर राजनीति करने और अपनी लकीर खींचने का अभी तक बीजेपी साहस नहीं दिखा सकी है। केरल और बंगाल के साथ साथ उन्हें बिहार की असफलता चुभती होगी। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का मिथक तोड़ दिया है। यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री बिहार को लेकर घबराए रहते हैं। 400 सीटें जीत लेने का दंभ गोदी मीडिया के जरिए जाहिर किया जा रहा है। अब वही गोदी मीडिया लिख रहा है एक एक सीट जीतनी है, इसलिए नीतीश कुमार जरूरी है। जो दिख रहा है वो यह कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं। वे खटक रहे हैं। जैसे उनके पिता को केस मुकदमों से घेर लिया गया, उसी तरह तेजस्वी को भी घेर लिया जाएगा। 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर चुनाव लड़ा। यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि नीतीश कुमार सवाल करने लगे, पैसा क्या जेल से आएगा, रिसोर्स कहां से आएगा। मगर जब जनता के बीच यह मुद्दा लोकप्रिय हुआ, तब नीतीश से लेकर बीजेपी सभी नौकरियां देने का वादा करने लग गई। गोदी मीडिया नौकरियों के वादे से बौखला गया। तेजस्वी आक्रामक होते जा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी भी दबाव में आई और 19 लाख नौकरियां देने का वादा करने लगी। पहली बार बिहार की राजनीति में सरकारी भर्ती की परीक्षा चुनावी मुद्दे के रूप में हावी हो गई। तेजस्वी की पार्टी भले बहुमत नहीं पा सकी, मगर उस चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभर गई। राजद को 79 सीटें, बीजेपी को 78 और जदयू को केवल 45 सीटें आईं। नीतीश के साथ गठबंधन बनते ही 2 लाख से अधिक नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम महागठबंधन की सरकार ने कर दिखाया। इसका श्रेय नीतीश कुमार को भी जाएगा, मगर तेजस्वी का दबाव नहीं होता तो क्या इतनी भर्तियां होती। बिहार में जिस तरह से भर्तियां हो रही थीं, वो अगर जारी रहती तो दूसरे प्रदेशों के मुद्दे भी बदल जाते, नौजवानों को नौकरियां मिलती। जब गांधी मैदान की खुली सभा में नौजवानों को बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, तब गोदी मीडिया ने इस खबर को अनदेखा किया था, इसलिए कि श्रेय नीतीश कुमार को न मिल जाए, तेजस्वी यादव को न मिल जाए।
दोनों के साथ आने से भले 100 दिक्कतें हों, मगर साथ आने से बिहार के 2 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरियां मिली हैं। इससे किसी को दिक्कत तो हो रही थी, आप समझ सकते हैं। सरकार बनाने के बाद तेजस्वी 10 लाख नौकरियां देने का वादा करने लगे, नीतीश कुमार 20 लाख नौकरियों की बात करने लगे। तेजस्वी के राजनीतिक जीवन की यह मामूली सफलता नहीं है। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकार और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? 70 दिनों में 2 लाख नौकरियां देना एक रिकॉर्ड तो है। तेजस्वी जाति की गणना को लेकर आक्रामक थे, आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई। यह तेजस्वी की मौजूदगी ही थी कि बिहार सरकार ने जाति की गणना का काम पूरा किया, आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। यही काम मोदी सरकार ने किया होता तो गोदी मीडिया गांव-गांव में पहुंचा देता। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यही कहता है कि जिन 2 लाख लोगों को, नौजवानों को तेजस्वी यादव के गठबंधन में आने के बाद नौकरियां मिली हैं, उनमें से ज्यादातर कभी तेजस्वी का नाम नहीं लेंगे। अगर इनके ही बीच तेजस्वी यादव मतदान करा लें तो उन्हें असलियत दिख जाएगी। यही बिहार की राजनीति की सच्चाई है। इसके बाद भी तेजस्वी नौकरी देने के मुद्दे पर अड़े रहे, तब भी जब जान रहे थे कि नौकरी लेने के बाद युवाओं का वोट नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मगर तब भी सरकारी भर्तियों के दरवाजे खोलने में तेजस्वी यादव की भी भूमिका रही है, इसका उन्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। सवाल है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। उन वादों पर सरकार बनने के 2 साल के भीतर कितना काम हुआ, अब कितना काम होगा? क्या धर्म के मुद्दे से नौकरियों के मुद्दे को खत्म कर दिया जाएगा? हमने अपने एक पुराने वीडियो में बिहार की हालत के बारे में बताया था, जाति की गणना के साथ साथ अन्य रिजल्ट के बारे में बताया था। ये हम पुराना अंश सुना रहे हैं। यहाँ की आबादी का 34.13% हिस्सा महीने में 6,000 रुपए से भी कम कमाता है। लेकिन जब आप इस आंकड़े में 20,000 तक कमाने वालों को जोड़ देंगे तो 47.67% आबादी बहुत मामूली कमाई पर जी रही है। हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला बिहार कितना कम कमाता है, उसकी सच्चाई बस अभी जाकर आधिकारिक हुई है। बिहार को आप किसी भी कोने से देखिए, स्कॉर्पियो, बोलेरो, शॉपिंग मॉल, फ्लाईओवर के बीच से निकलती हुई इसकी गरीबी सामने आ जाती है। बिहार में 50,000 से अधिक कमाने वाले 4% से भी कम लोग हैं। ओबीसी में 33% परिवार गरीब है, सामान्य वर्ग में 25%, अति पिछड़े वर्ग में 33.6% परिवार गरीब है और अनुसूचित जाति और जनजाति में सबसे अधिक
42% परिवार गरीब हैं। यह उस बिहार की सच्चाई है जो 20 साल से विकास विकास कर रहा है। कई बार विकास से ज्यादा विकास का नारा चल पड़ता है, जिसके शोर में हम बाकी चीजें नहीं देख पाते। गनीमत है कि बिहार सरकार और 2 दशक से अधिक समय से सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने ही इस सर्वे को संपन्न कराया और सार्वजनिक कर दिया। बिहार मूलतः एक गरीब राज्य था, एक गरीब राज्य है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया है और बीजेपी को बिहार में सत्ता का रत्न। नीतीश की नाराजगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वे नाराज हैं, इसलिए उनकी तरफ से आ रही सभी दलीलें बिना किसी काट पीट के स्वीकार की जा रही हैं। जब वे बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ गए थे, तब क्या किसी ने कहा था बीजेपी अहंकारी हो गई है, सहयोगियों को जगह नहीं देती, नीतीश का सम्मान करना चाहिए था, बीजेपी को अपना तरीका बदलना चाहिए था। तेजस्वी 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनकी राजनीति का सफर आज के बिहार में लंबा हो गया है। कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर उन्होंने अपनी जाति, अपने समर्थकों से कहा कि कमजोर तबकों के घरों में जाया कीजिए, उनके दुख दर्द को समझा कीजिए। बिहार के जातिवादी समाज में तेजस्वी हमेशा जातिवादी के रूप में देखे जाएंगे। बाकी जो जाति की राजनीति करते हैं वो राष्ट्रवादी कहलाएंगे। एक साथ जुटे हुए हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि बिहार में, देश में अमन हो, चैन हो, सही मुद्दे की बात हो, और मुद्दा जो भी रहे, चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, चिकित्सा का हो, तरह तरह की समस्या जो असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो और उसका जो है निदान हम लोग करें, ये होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। तो जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, कहते तो लोग हैं कि फलना हम जातिवादी नहीं है, हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन सब कुछ करते हैं, वो तो सब दिखता है। तो हम तो कहना नहीं चाहते, इसलिए तो विषय अलग हो जाएगा। आज खुशी मनाने का दिन है कि आज हम लोगों की जीत हुई है, और बीजेपी को कितना इन लोगों का अंदर अंदर लहर रहा होगा कि कर्पूरी जी को देना पड़ रहा है, तो वही लोग बुझा रहा होगा। तो आप समझिए कितनी बड़ी जीत हुई, तो इसकी खुशी हम लोग मनाने का काम करें। और हमें खुशी है कि आप लोगों का साथ हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाता है, आप लोग लालू जी का साथ नहीं छोड़ते। तो इसके लिए आप सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोगों के बदौलत इतनी बड़ी ताकत मिली है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ताकत जो है आप लोग इसी हिसाब से आगे देने का काम करें। तो आगे ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, आगे ताकत मिलेगा? तो लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? और ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग साथ हैं, आप लोगों के बीच आए हैं, और ये भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन इनको आश्वासन दे दीजिए, पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव 2024 का हम लोग लड़ेंगे। लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? एकदम मजबूती के साथ। बहुत तरह का लोग ध्यान भटकाने का कोशिश करेगा, ये करेगा, और आप तो जान ही ना रहे भाई। अब हम तो पहले से बोलते रहे हैं कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे, तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। ये ईडी और सीबीआई को लगाएंगे, लेकिन विचलित नहीं होना है। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मजबूती के साथ एक रहिए, और मेरा एक बात जरूर मानिएगा कि छोटों के यहाँ जाइए, गरीबों के घर जाइए, उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके दुख और सुख का भागीदार बनिए। ये वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दलित हो, अति पिछड़ा समाज के हो, वंचित समाज के हो,
इन सब लोगों को, अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। अगर बीजेपी वाला, भाजपा वाला अगर दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही मजबूती के साथ उसकी रक्षा करने का काम करना, ये संकल्प लेकर के आप सब लोगों को जाना है। आप बिहार की चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। वहां आप किसी को मर्सिडीज मुफ्त में दे देंगे तो भी उसे बेच देगा और बोलेरो और स्कॉर्पियो खरीद लाएगा। बिहार की राजनीति में सिद्धांत बदल सकते हैं मगर स्कॉर्पियो और बोलेरो की चाह नहीं बदल सकते। नीतीश जानते हैं राजनीति का यह स्वाद। जहां आकांक्षाएं स्कॉर्पियो पर चलने के लिए बेताब हैं, वहां सिद्धांत और विचारधारा की बात बेमानी है। बिहार में जय श्री राम का नारा लगाने वाले पलटू राम के साथ जा चुके हैं। नीतीश कुमार को आप कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से नरेंद्र मोदी को कुछ भी कहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन दोनों को वोट देने वाले समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है भारत में कोई काल चक्र नहीं घूमा है, बल्कि काल का चक्र उसी कीचड़ में अभी तक धंसा हुआ है। क्या कमाल है, राम भी आए हैं, पलटू राम भी आए हैं। स्वागत कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।